चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि कार्यकर्ताओं को इस दौरान जीत के मंत्र दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी घोषणाएं भी इस बैठक में की हैं। बीजेपी सीएम सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, ये बयान अमित शाह की तरफ से सामने आया। बता दें कि विधानसभा चुनाव सीएम सैनी के नेतृत्व में ही होगा। चुनाव में बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। ये तमाम बयान अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। तो पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, बैसाखी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए गए। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं अमित शाह की तरफ से की गई। ये भी साफ किया गया कि बैसाखी की जरूरत नहीं है, सीएम सैनी के नेतृत्व में ही आगे का चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, केंद्रीय अमित शाह के नेतृत्व में जो है आज विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है और भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के सहयोग में हरियाणा की जनता का आभार प्रकट किया गया है। और इसके साथ साथ जो अमित शाह ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है बैसाखी की जरूरत नहीं होगी और तीसरी बार अपने दमखम पर भाजपा सरकार बनेगी। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरा और वही उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बूथ होता है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं और इसके साथ साथ सभी सदस्यों को जनता के साथ गहरा संबंध बनाने, बूथ को मजबूत करने और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज जो अमित शाह का दौरा था, काफी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। अच्छी बिल्कुल अनिल जी, हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं में गृह मंत्री अमित शाह जोश बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं, जीत के मंत्र भी दिए हैं। आगे की रणनीति बीजेपी की क्या कुछ होने वाली है, चूंकि ये भी साफ कर दिया गया है कि अब बैसाखी की जरूरत नहीं है, सीएम सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर बीजेपी ने कुछ न कुछ रणनीति यहाँ पर जरूर तैयार की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में आगे की रणनीति बीजेपी की क्या कुछ होने वाली है विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए? जी, भाजपा की रणनीति रहेगी कि जो भाजपा के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो जनता के साथ गहरे संबंध बनाएंगे और बूथों को मजबूत करेंगे, ताकि जो बूथ पर लोकसभा चुनाव में हार हुई थी उसकी कमियों को दूर करके वहां विजय जो है हासिल की जाएगी। इसके साथ साथ कार्यकर्ता को तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जाकर काम करने को कहा गया है और वहीं सांसद, मंत्रियों और विधायकों को अधूरे पड़े कामों को पूरे करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जनता के हित में काम किए जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की गई। हरियाणा में बीजेपी जीत की तरफ किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है। हालांकि अमित शाह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी सीएम सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। कई और बड़ी घोषणाएं भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई हैं। कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव सीएम सैनी के नेतृत्व में होगा, चुनाव में बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। ये तमाम बड़ी बातें
अमित शाह की तरफ से की गई हैं। लेकिन इस बीच समझने की जरूरत यह भी है कि बीजेपी आखिर किस एजेंडे को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। चूंकि विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को अब कड़ी मेहनत की जरूरत है। हालांकि लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है, समीक्षा भी की जा रही है लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है, कई और बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, साफ तौर पर कहा गया है कि बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर ही आगे चुनाव लड़ेंगे। क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन या बहुत उम्दा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को नहीं मिला था हरियाणा में। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के माध्यम से अपना आधार मजबूत करने जा रही है। सत्ता के माध्यम से मतलब सरकार के माध्यम से मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों के बीच जाएं, जो लोगों के अधूरे काम है उनको पूरे करें, और समाधान शिविर इस प्रसंग में एक कड़ी है। और इसके अलावा मंत्रियों को भी कहा गया है, और संगठन के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सक्रिय करने के अलावा अब जो है 5 केंद्रीय मंत्रियों को एक जिला दिया जाएगा। मतलब देखिए कि पूरे जो है 5 केंद्रीय मंत्री हर एक जिले में प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, जनता से संपर्क करेंगे। और जहां तक विधायकों की बात है कि पिछला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधायकों के सारे थोड़ा लड़ेगी, वो तो जनता ने बहुमत नहीं दिया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो निर्दलीयों से भी बात कर रही थी, तो ये स्थिति तो चुनाव के बाद की थी। पहले चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़ी थी। और ये बात है कि देखिए, जनता के बीच तो एक बदलाव की बात है जी। कि सरकार के खिलाफ जो एक वातावरण बना है, उस वातावरण को कैसे अंकुश लगाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती तो यही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है उनके खिलाफ आक्रोश है। तो ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अपने प्रत्याशी बदलेगी, और जो नए 50 सीटों पर लगभग जो नए उम्मीदवार तलाशते हैं वो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी अपना वातावरण बनाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो सत्ता विरोधी लहर है उस पर कैसे काबू पाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लोगों ने वहां प्रश्न किया कि जो आयातित कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है, और जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। यानी कि इशारा ये था कि रंजीत चौटाला तो अभी पार्टी में है, वो बिना विधायक होते हुए मंत्री बने हुए हैं, जबकि अनिल विज जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए सरकार से बाहर हैं। तो उनका इसके पास जवाब नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि आपका इस सुझाव देने के लिए धन्यवाद, लेकिन हम अपनी चिंता स्वयं करेंगे। भाई, आपका जो है अपने पार्टी के प्रति चिंता दिखाइए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर अपने अंदर ही चिंतन करेगी। तो कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियां जो है कम नहीं है जी। कार्यकर्ताओं में देखिए, जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो आज भी निराश है। भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता निराश है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाया जा रहा है, उसके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कल मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम है, हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अब बूथ स्तर पर मन की बात सुनिए। ये तो पहले भी कहा जाता रहा है। अब 6 जुलाई को जो है एक पेड़ माँ के नाम वो लगाइए, इस तरह का कार्यक्रम तो पहले ही चलते रहते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, जो उनकी अपेक्षा हुई है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उसके ऊपर कोई पार्टी का रोड मैप नहीं है। हालांकि देखिए, बाहर से नेता भी आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, ये नेता अपना भाषण देके चले जाएंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता पर क्या असर होगा? आम कार्यकर्ता को तो लग रहा है कि वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसलिए, और ये सबसे बड़ा एक संदेश दिया है कि नायब सैनिक के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब पार्टी ने अपना ये स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि नायब सैनिक के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो इसका मतलब कि वो ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। अब ये भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस जो है नायब सैनिक का मुकाबला होगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे पर ही आगे बढ़ेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि इस बीच समझने वाली बात यह है कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया है, कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जनता के बीच में जो एक्सेप्टेंस नहीं है कार्यकर्ताओं के लिए, या सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है, इससे उबारने के लिए हालांकि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जरूर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भर करके गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन जनता जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कार्यकर्ताओं को। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो हरियाणा में जब पहुंचते हैं तो जनता के बीच
बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम राज्य स्तरीय नेताओं की बात करें, उन पर चर्चा करें, तो जनता कहीं ना कहीं खफा है इन नेताओं से। कई योजनाएं ऐसी लागू की गई जिसकी वजह से जनता में विरोध की स्थिति पैदा हुई, आक्रोश की स्थिति पैदा हुई। इन तमाम चीजों से उबरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कैसे की जाएगी, क्योंकि समय बेहद कम है? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह जी का भी जनसभाएं रही, नरेंद्र मोदी जी की जनसभाएं रही, तो क्या असर हुआ? मतलब पार्टी तो 5 सीटों पे आ गई और 11% से अधिक जो है वोट प्रतिशत घट गया। तो ये स्थिति कोई हरियाणा में कोई अच्छा संकेत नहीं है। भाई हरियाणा में आपने 9.5 वर्ष में तो कुछ किया ही नहीं है जी। और जो मनोहर लाल जी को भी हटा दिया गया, तो ये संकेत स्पष्ट किया गया कि सरकार की कारगुजारी से केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। और अब नायब सैनिक नायब सैनिक के बारे में एक आम धारणा है कि वो तो सिर्फ हाथ ही जोड़ते रहते हैं। आप कहीं भी उनको देख लीजिए, उनके बारे में एक धारणा बन चुकी है कि वो काम करें ना करें, लेकिन हर समय जो है हाथ जोड़े आपको नजर आते हैं। वो धार्मिक स्थानों पर भी जा रहे हैं, लेकिन देखिए उनका प्रयास है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय होना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्य कितना है, आम जनता उनको कितना पचा पाती है। लोग उनको डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, कोई उनको नाइट वॉचमैन के रूप में कह रहा है। तो एक सब जिस तरह की वो अपनी बेधड़क छवि नहीं बना पाएंगे। देखिए अनिल विज जी की अपनी लोकप्रियता है। आज भी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अनिल विज आए तो जो कार्यकर्ता थे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी। तो कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता है, बाकी किसी नेता की इतनी लोकप्रियता नहीं है। फिर दूसरा, सुरक्षा कवच भी बहुत ज्यादा है। मतलब मनोहर लाल जी का हो या नायब सैनिक का, सुरक्षा कवच भी इतना ज्यादा है कि आम कार्यकर्ता से वो दूर हैं। और दूसरे मंत्रियों की इतनी कोई वो हैसियत नहीं है, कोई भी मंत्रियों की लोकप्रियता नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही। इतना समय हो गया, मतलब जो है नायब सैनिक जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, मतलब पार्टी अभी तक हरियाणा में ये तय ही नहीं कर पा रही कि पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी भी है और रस्साकशी भी है। कोई नेता किसी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, कोई नेता किसी दूसरे को बनाना चाहता है, और केंद्रीय हाईकमान भी फैसला नहीं कर पा रहा। इसमें अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। तो मतलब आज या कल में ये घोषणा हो जानी चाहिए। चुनाव सिर पर है और आप अपना सेनापति तय नहीं कर पा रहे कि किसने चुनाव लड़वाना है, वो पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही है। तो पार्टी में और वरिष्ठ नेता भी हैं। देखिए अभी तक सामूहिक नेतृत्व नहीं होगा, सभी दूसरे नेताओं को साथ में विश्वास में लेकर नहीं चला जाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि वो गुटबाजी बाहर नहीं आती, वो अंदर ही अंदर है। जब नेता आपस में मिलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, वो मीडिया में नहीं जाते। फर्क इतना है। बिल्कुल, हालांकि ये जो स्थिति वीरेंद्र जी बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा के अंदर, बेहद चुनौतीपूर्ण चुनाव होने वाला है विधानसभा का बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं हम जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि अंतरकलह है, मनमुटाव की स्थिति जरूर है। हालांकि वो जग जाहिर नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को जरूर भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यही होने वाली है कि आखिर इस चुनाव को जीतने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, ये दावे हकीकत में कब तक तब्दील होंगे भी या नहीं होंगे, और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।